दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। वैसे वेदांता की रेटिंग को घटाया गया है और इसके पीछे रीज़न क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वेदांता के शेयर को स्प्लिट किया जा रहा है, इसके 5 भाग होंगे, एक कंपनी के बदले 4 कंपनी के शेयर आपको मिलेंगे फ्री में। तो पूरी अपडेट को समझेंगे ये कब तक प्रक्रिया पूरी होगी। दूसरी तरफ देखें तो विप्रो लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है और रिजल्ट के बाद स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे वजह क्या है समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के अंदर समझे। मैनेजमेंट की तरफ से कुछ बयान निकल कर आए जिसके क्या मायने समझने की कोशिश करेंगे और नया हमारे सामने मार्च का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया वो क्या इशारा करा है। साथ में यहाँ पे इन्फोसिस को डिस्कस करेंगे जिसने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट कमज़ोर है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है इन्फोसिस से जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी ने 22 रुपये पर शेयर डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट का मौका है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता के कारोबार की बात करें तो 399 पर क्लोजिंग थी 0.28% की तेज़ी के साथ। अब वेदांता की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 महीने का अगर हाई देखेंगे तो 476 के आसपास है और इसका 1 ईयर का हाई 576 का है। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और बाज़ार में गिरावट का यहाँ पे बिल्कुल असर देखने को मिला। 5 ईयर का हाई भी इसका 526 के आसपास है। 3 मंथ का लो अगर देखें 363 का और 1 ईयर का लो भी अगर देखें तो ये आपको 363 दिखाई देगा। फिलहाल स्टॉक अपने निचले लेवल से कुछ रिकवर तो हुआ है, फिर से 400 के आसपास आया। 3 ईयर का लो इसका 206 के आसपास है और 5 ईयर का लो अगर देखें तो 73 रुपीज़ का है। उस हिसाब से इसने बेहतर किया है। 5 साल में जिसने निवेश किया उसको बेहतर रिटर्न तो मिला है। अब वेदांता लिमिटेड ने एक्शन को जो जानकारी दी है तो यहाँ पे कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी एसेट यानी CSA रेटिंग को S&P ग्लोबल ने घटाकर 67 कर दिया है जो पहले 75 था। इसकी जानकारी 17 अप्रैल को कंपनी ने दोनों एक्सचेंज को दे दी है। तो ESG और CSA रेटिंग एक्चुअल में होती क्या है तो ESG का मतलब होता है इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, और ये रेटिंग बताती है कि कोई भी कंपनी का पर्यावरण, समाज और कारोबार के प्रति कितनी जिम्मेदारी वो संभालती है। ये रेटिंग खासतौर पर उन निवेशकों के लिए अहम होती है जो टिकाऊ और जिम्मेदार कंपनियों में पैसे लगाते हैं। यहाँ पे जो रेटिंग थी पहले 75 थी उसको घटा के 67 किया S&P ग्लोबल ने। यह दर्शाता है कि कंपनी की ESG परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले कमज़ोर हुई है। इससे निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है, खासतौर पर इंटरनेशनल फंड का। ESG रेटिंग में गिरावट का मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी को पर्यावरणीय और सामाजिक जिम्मेदारियों में सुधार करना होगा। कुल मिलाकर ESG रेटिंग की गिरावट वेदांता जैसी बड़ी कंपनी के लिए एक चेतावनी है। आज के दौर में जब ग्लोबल निवेशक ESG मापदंडों को गंभीरता से लेते हैं, ऐसे में वेदांता को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना होगा। पर्यावरण, सामाजिक जिम्मेदारी और गवर्नेंस से जुड़े कामों पर मजबूती के साथ कंपनी को लोगों का, निवेशकों का विश्वास है फिर जीतना होगा। अब यहाँ पे वेदांता अपनी कंपनी को डीमर्जर करने जा रहे हैं। फिलहाल वेदांता लिमिटेड है और अब आने वाले समय ये 5 हिस्सों में बढ़ जाएगी कंपनी, यानी जो 1 शेयर है उसके बदले जो निवेशकों को 4 शेयर फ्री में मिल जाएंगे, 5 शेयरों में उनकी हिस्सेदारी हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी कंपनी है वेदांता लिमिटेड, नई 4 कंपनियाँ और बनेगी जिसमें वेदांता एल्यूमिनियम मेटल्स, इसके अलावा वेदांता पावर और वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील। इस तरह से ये 5 कंपनियाँ बन जाएगी। तो देख सकते हो कि वेदांता लिमिटेड ऑलरेडी बाजार में लिस्ट है, जो यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय 5वीं ये कंपनी है। 4 नई कंपनियाँ जो बाजार में लिस्ट होगी NSE और BSE पर। तो जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर होंगे उनको 1 शेयर के बदले 4 शेयर एक्स्ट्रा कंपनी के मिल जाएंगे, उनके पास टोटल 5 शेयर हो जाएंगे। तो अभी देख सकते हो कि रिकॉर्ड डेट नहीं आई है, तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि ये एक अच्छा मौका है। इस समय डीमर्जर की प्रक्रिया के पहले अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपको इसका मौका पूरा मिल जाएगा फ़ायदा उठाने का। आने वाले समय वेदांता का जो डीमर्जर होगा उसके बाद में जो शेयर स्प्लिट होंगे उसका फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे मार्च में म्यूचुअल फंड ने भी बहुत अच्छी खरीदारी कर ली है। 116 नए म्यूचुअल फंड ने ज़बरदस्त खरीदारी की है। वेदांता में सिर्फ 49 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने बिकवाली की है, यानी जो पलड़ा भारी है वो खरीदारों का, ये बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं हम विप्रो लिमिटेड की तरफ। तो 237 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 4.14% की बड़ी गिरावट हुई गुरुवार के दिन, जबकि बाजार में तूफानी तेज़ी थी। अब रिजल्ट की बात करें
तो यहाँ पे रिजल्ट की संभावना आ चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिवेन्यू की बात करूँ, मार्च 2024 में 22,861 करोड़ का रिवेन्यू था, जो मार्च 2025 में इस बार 23,693 करोड़ तक पहुँच गया, यानी ज़बरदस्त बड़ा रिवेन्यू। अब पिछले क्वार्टर की बात करें, दिसंबर क्वार्टर की, तो ये 23,323 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो आपको रिवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। अब बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, मार्च 2024 में 2,858 करोड़ का प्रॉफिट था, जो मार्च 2025 में बढ़ के 3,588 करोड़ तक पहुंच गया और दिसंबर में 3,367 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें। और सबसे अच्छी बात है कि लगातार हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कोई भी ऐसा क्वार्टर नहीं है पिछले 4-5 क्वार्टर में जहाँ पे गिरावट हुई हो। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि बहुत मजबूत हो रही है विप्रो। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी है। कंपनी का कहना है कि टैरिफ से जुड़ी जो ग्लोबल इस समय जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो क्लाइंट की ओर से जो खर्च में देरी के चलते कुछ बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने रोक दिए। ये एक माहौल को निगेटिव बना चुका है। तो बाजार को सबसे अधिक निराशा तब हुई जब कंपनी ने मौजूदा वित्त वर्ष में अपनी जो रिवेन्यू ग्रोथ है उसके कमज़ोर रहने के संकेत दिए। विप्रो ने मौजूदा तिमाही क्वार्टर 1 के दौरान अपनी IT सर्विस कारोबार का रिवेन्यू $250.5 करोड़ के आसपास लेकर $255.7 करोड़ के बीच के रहने का अनुमान जताया, जो 1.5% से 3.5% की गिरावट दिखाता है। यानी कंपनी ने जो अंदाज़ा लगाया कि अगला जो कारोबार है उनका थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। कंपनी का कहना है कि टैरिफ से जुड़ी जो ग्लोबल अनिश्चितता और क्लाइंट की ओर से खर्च में देरी के चलते कुछ बड़े प्रोजेक्ट रोक दिए गए, जिससे कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल पर असर पड़ा है। हालांकि विप्रो ने उम्मीद जताई है कि फाइनेंशियल 2026 की दूसरी छमाही में ग्रोथ की रफ्तार दोबारा पकड़ सकती है और उसमें कई बड़े सौदे चालू हो सकते हैं। यानी फिलहाल आने वाला जो क्वार्टर होगा थोड़ा सा कमज़ोर होगा, एक इसी ने माहौल ख़राब कर दिया है। बाकी ओवरऑल सब प्रदर्शन अच्छा है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करें, मार्च महीने अच्छी खासी खरीदारी हुई है। करीब 98 म्यूचुअल फंड ने विप्रो में खरीदारी की, 79 म्यूचुअल फंड ने बिकवाली भी की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे आपको हल्की सी कम होती हुई दिखाई देगी। 72.80% होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में ये 72.75% हुई। फिलहाल मार्च में 72.73% की होल्डिंग है। कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। FI की बात उनकी 7.27% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में ये बढ़ के 7.81% हुई और फिलहाल मार्च में 8.35% हुई है। यानी FI लगातार हर क्वार्टर में अपना निवेश बढ़ा रहे विप्रो में, ये बहुत अच्छी बात है। DI की बात उनकी होल्डिंग ट्रिम हुई है, 8.70% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में घट के 8.18% हुई। फिलहाल 7.45% की होल्डिंग है। तो बड़े फंड हाउस ने अपने निवेश बेचा है। म्यूचुअल फंड की बात करें, उनकी होल्डिंग भी ट्रिम हुई है, 4.15% होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर बढ़ के 4.29% हुई, लेकिन फिलहाल 4.08% की होल्डिंग है। इस बार म्यूचुअल फंड ने भी अपना निवेश कुछ कम किया है। जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी 11.23% होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में ये बढ़ के 11.25% हुई, फिलहाल 11.46% की होल्डिंग है। कुल मिला के विप्रो में आने वाले समय बेहतर उम्मीद की जा सकती है और काफ़ी अच्छा कर सकता है क्योंकि रिजल्ट अच्छा बना है इस बार। चलते हैं इन्फोसिस की तरफ। 1427 पर क्लोजिंग थी, 1.03% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। अब कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो मार्च 2024 में 40,652 करोड़ का रिवेन्यू था। इस बार मार्च में 42,115 करोड़ के आसपास रहा है, लेकिन दिसंबर में ये 42,623 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिवेन्यू गिरा है, ईयर ऑन बेसिस पे रिवेन्यू जो हल्का सा बड़ा जरूर है। प्रॉफिट की बात करें, मार्च 2024 में 7,975 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था। इस बार प्रॉफिट गिर के मार्च में 7,038 करोड़ के आसपास आ गया है। दिसंबर में ये 6,822 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट में भारी गिरावट हुई है। यह एक इसके लिए निराशाजनक बात है। वैसे नेटवर्थ बढ़ रहा है, 2020 में 65,844 करोड़ के आसपास था, जो 2024 में 88,461 करोड़ तक पहुंच गया, ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। अब इन्फोसिस ने यहाँ पे 22 रुपये पर शेयर डिविडेंड देने का भी ऐलान कर दिया है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो IT कंपनी ने 2026 के लिए जो अपनी कॉन्टेंट करेंसी में 0.30 से लेकर 3% की रेवेन्यू ग्रोथ और 20 से 22% की ऑपरेटिंग मार्जिन का अनुमान लगाए। मार्च तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 21% के आसपास है। सालाना आधार पर ऑपरेटिंग मार्जिन में 0.9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, वही तिमाही आधार पर 0.3% की गिरावट आई है। अब यहाँ पे इन्फोसिस ने एक बड़ा फैसला और लिया है। सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस ने 240 एंट्री लेवल कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो जो 300 ऐसे और जो एम्प्लॉयज़ थे जो प्रशिक्षण ले रहे थे उनको निकाला था, अब की बार 240 को निकाल दिया है। तो इन्फोसिस ने उन प्रभावित लोगों को NIIT और अब ग्रेड के माध्यम से मुफ्त अप स्किलिंग कार्यक्रम के उपलब्ध करा रही है।
चटनी ऐसे समय में की गई है जब इन्फोसिस मांग में कमी के माहौल में निपट रही है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के रिवेन्यू ग्रोथ का अनुमान केवल 0 से 3% लगाया है। यह उनके मुख्य बाजार में निरंतर अनिश्चितता को रेखांकित करता है। तो उन ट्रेनी को पहले ही मेल के माध्यम से जानकारी दी गई है। आपने अतिरिक्त तैयार समय, डाउट क्लियरिंग सेशंस, कई मॉक असेसमेंट और 3 प्रयासों के बावजूद जेनरिक फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्य में जो योग्यता के मानदंड थे उनको पूरा नहीं किया है। नतीजन आप ट्रेनी प्रोग्राम के लिए अपनी यात्रा जारी नहीं रख सकते, यानी आपको यहीं पर हम खारिज करते हैं। यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। देखो कि 14.43% की होल्डिंग थी दिसंबर, जो मार्च में 14.60% हुई है। यहाँ पे कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात करो 33.28% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 33.30% हुई, फिलहाल 32.89% की होल्डिंग है। यानी एफआई ने जम के खरीदारी की है इन्फोसिस में। डीआई की बात करें उनकी 37.67% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में बढ़ के 38.02% हुई, फिलहाल 38.26% की होल्डिंग है। तो डीआई ने भी जम के खरीदारी की है। अब बात करें म्यूचुअल फंड की, 19.70% होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 20.05% हुई, फिलहाल 20.45% होल्डिंग है। यानी यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। जनरल पब्लिक की बात करें उनकी 14.53% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में ये घट के 14.25% हुई, फिलहाल अनचेंज है। कुल मिला के देखो कि एफआईडीआई ने काफ़ी अच्छा निवेश किया है। ऐसे में उसमें इन्फोसिस कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।